4 फरवरी 1968 सोवियत यूनियन के फार ईस्ट में मौजूद कमचटका के रायपाची नेवल बेस से सोवियत की 129 सबमरीन अपने रूटीन पेट्रोलिंग मिशन के लिए रवाना होती है। इसकी कमान कैप्टन फर्स्ट रैंक व्लादिमीर कुबजार के हाथों में थी, जो कि सोवियत नेवी के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते थे। कुबजार समेत इन सबमरीन पर कुल 98 सोवियत नौसैनिक सवार थे। दूर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन K-129 कोई साधारण सबमरीन नहीं थी। इसकी ताकत और घातक क्षमता की वजह से इसे सोवियत नेवी का साइलेंट किलर कहा जाता था। यह गोल्फ सेकंड क्लास की एक बेहद शक्तिशाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। K-129 के अंदर 3 भारी R-21 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात थी और हर एक मिसाइल पर लगभग 1 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हुआ था। मतलब अकेली यह सबमरीन अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को कुछ ही मिनट में राख में बदलने की ताकत रखती थी। यह कोल्ड वॉर का दौर था और एक ऐसा समय जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हद पार कर रहे थे। इस दौर को एरा ऑफ ब्रैकमैनशिप कहा जाता है। यहाँ दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध के इतने करीब खड़े थे कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तबाह में झोंक सकती थी। स्पेस से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हर जगह यह पावर स्ट्रगल जारी था। लेकिन इस पूरे लड़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा था न्यूक्लियर ट्रायड, यानी जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें, आसमान से हमला करने वाले बॉम्बर्स और समुद्र की गहराइयों में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन्स। इन सबमरीन्स की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि ये महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती थी और दुश्मन देश के तट के बेहद करीब जाकर बिना किसी चेतावनी के न्यूक्लियर हमला कर सकती थी। और एक सबसे बड़ी डरावनी बात यह भी थी कि इन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता था। इसी हाई टेंशन माहौल के बीच सोवियत यूनियन ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियारों को दुनिया के अलग अलग स्ट्रेटेजिक इलाकों में तैनात किया और K-129 भी इसी रणनीति का हिस्सा थी। इसका मिशन था पैसिफिक ओशन में हवाई के आसपास पेट्रोलिंग करना, ताकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका के बड़े बड़े नेवल बेस और शहरों को टारगेट किया जा सके। इसी मिशन के साथ K-129 समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे सफर पर करीब 12 दिन हो चुके थे और अब वह नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हवाई से हजारों मील दूर एक बेहद सुनसान इलाकों में मौजूद थी। यह इलाका स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद संवेदनशील था, क्योंकि यहाँ से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर नजर रखना आसान था। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर आता है 8 मार्च 1968। समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ जिसने मॉस्को से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। सोवियत नेवी के सख्त नियमों के मुताबिक हर सबमरीन को तय समय पर मॉस्को हेडक्वार्टर को रेडियो सिग्नल भेजना होता था, ताकि उसकी लोकेशन और स्थिति का पता चलता रहे। लेकिन 8 मार्च को K-129 की तरफ से आने वाला वह नियमित सिग्नल अचानक बंद हो जाता है। ऑपरेटर बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। रेडियो पर छाया यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत था। शुरुआत में सोवियत कमांडर्स ने खुद को समझाया कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन दिन बीतते गए और K-129 से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब सोवियत हाई कमांड की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका ने इसके सबमरीन को इंटरसेप्ट तो नहीं कर लिया, या फिर वह समुद्र में डूब तो नहीं गई। और आखिरकार इसी डर ने सोवियत यूनियन को इतिहास का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। दर्जनों वारशिप, टोही विमान और स्पेशल यूनिट्स इस पूरे इलाके में फैला दिए गए, जहां आखिरी बार K-129 के होने की उम्मीद थी। दिन रात सर्च ऑपरेशन चलता रहा। हर सिग्नल, हर छाया, हर शक को गंभीरता से लिया गया। पूरे 1 महीने तक सोवियत नेवी समुद्र का कोना कोना छानती रही, लेकिन नतीजा शून्य। उन्हें K-129 का कोई निशान नहीं मिला, ना सबमरीन, ना उसके 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और ना ही उस पर सवार 98 नौसैनिक। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र ने उस सबमरीन को जिंदा निगल लिया हो। थक हार कर सोवियत यूनियन अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर देती है। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं था, यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक त्रासदी थी। सोवियत यूनियन ने न केवल अपने 98 सैनिक खोए थे, बल्कि अपनी सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी समुद्र में गंवा दी थी। उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का था कि अगर यह टेक्नोलॉजी किसी तरह अमेरिका के हाथ लग गई तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। और उनका यह डर बेवजह नहीं था, क्योंकि इस पूरे समय अमेरिका चुपचाप सोवियत यूनियन की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। जब पैसिफिक ओशन के खास हिस्से में सोवियत जहाज और विमान लगातार खोजबीन कर रहे थे, तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस को शक हुआ कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। जल्द ही CIA को यह पता चल गया कि सोवियत के K-129 न्यूक्लियर वॉरहेड समेत समुद्र में कहीं खो चुकी है। फिर यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। CIA अब सिर्फ इस घटना को देखने वाली नहीं थी, बल्कि वह कुछ ऐसा करने की तैयारी में थी जो जासूस की दुनिया में इतिहास बन जाता। CIA ने फैसला किया कि वह K-129 को सिर्फ ढूंढेगी नहीं, बल्कि उसे समुद्र की गहराइयों से चुरा कर अमेरिका ले जाएगी।
दरअसल जिस दिन K-129 का संपर्क टूटा था, उसी दिन अमेरिका के टॉप सीक्रेट अंडर वाटर साउंड सर्विलेंस सिस्टम ने समुद्र के भीतर एक बहुत बड़ा धमाका रिकॉर्ड किया था और इससे अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि समुद्र की गहराइयों में कोई बड़ा हादसा हुआ है। और जब सोवियत जहाज उसी इलाके में खोजबीन करते दिखी, तब अमेरिका को पूरा यकीन हो गया कि K-129 वहीं कहीं दफन है। यह अमेरिका के लिए एक सुनहरा मौका था। अगर अमेरिका इस सबमरीन या उसके मिसाइल तक पहुंच जाता तो यह सोवियत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझ सकता था। और यही वजह थी कि जैसे ही सोवियत यूनियन ने खोज बंद की, अमेरिका ने अपना गुप्त मिशन शुरू कर दिया और इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन सैंड डॉलर। अलग अलग मॉनिटरिंग सिस्टम से मिले डाटा की मदद से अमेरिका ने सबमरीन की अलग अलग सटीक लोकेशन खोज निकाली। इसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस जासूसी सबमरीन USS हैलीबर्ट को मिशन पर भेजा। USS हैलीबर्ट कोई साधारण सबमरीन नहीं थी। यह समुद्र के भीतर चलती फिरती हाईटेक लैब जैसी थी, जिसे खास तौर पर जासूसी मिशन के लिए तैयार किया गया था। 15 जुलाई 1968 यह सबमरीन पर्ल हार्बर से एक बेहद गुप्त मिशन पर रवाना होती है। कई हफ्तों तक USS हैलीबर्ट अपने सोनार, कैमरों और रोबोटिक सिस्टम्स की मदद से समुद्र की हजारों फीट गहराइयों में खोजबीन करती रही। हर दिन सैकड़ों तस्वीरें ली जाती और ऊपर मौजूद टेक्नीशियन उनका विश्लेषण करते। धीरे धीरे तस्वीरों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई और फिर एक दिन वह पल आ ही गया जब उन तस्वीरों को गौर से देखा गया तो CIA के एनालिसिस रूम में सन्नाटा छा गया। समुद्र की लगभग 16,000 फीट गहराई में K-129 टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। उसके विशाल लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स दिखाई दे रहे थे और उसके अंदरूनी हिस्से भी साफ नजर आ रहे थे। अब अमेरिका को 100% यकीन हो चुका था कि उसने सोवियत की खोई हुई सबमरीन खोज निकाली है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि 5 किलोमीटर गहराई से हजारों टन भारी सबमरीन को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन काम था। उस समय तक इतनी गहराई से सबसे भारी चीज सिर्फ 50 टन तक उठाई गई थी, जबकि K-129 का हिस्सा उससे लगभग 30 गुना ज्यादा भारी था। US नेवी को लगता था कि यह मिशन पागलपन है। अगर सोवियत यूनियन को इसकी भनक लग जाती तो मामला सीधे युद्ध तक पहुंच सकता था। लेकिन CIA ने किसी भी कीमत पर यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। और यहीं से शुरू होता है CIA का सबसे खतरनाक मास्टर प्लान। जनवरी 1969 में रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति बनते ही CIA को इस मिशन के लिए हरी झंडी मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है प्रोजेक्ट एजोरियन। CIA को पता था कि इतने बड़े ऑपरेशन को छिपाने के लिए एक मजबूत कवर स्टोरी होनी चाहिए और यही कहानी में एंट्री होती है मशहूर अरबपति बिजनेसमैन हावर्ड हुजेस की। दुनिया को बताया गया कि हावर्ड हुजेस समुद्र की गहराइयों से दुर्लभ मिनरल्स निकालने के लिए क्रांतिकारी डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और इस झूठ को इतना असली बनाया गया कि मीडिया, वैज्ञानिक समुदाय, यहाँ तक कि अमेरिकी संसद भी इसे सच मानने लगी। असल में CIA एक विशाल जहाज बनवा रही थी जिसका नाम था ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य माइनिंग जहाज लगता था, लेकिन इसके अंदर छिपी टेक्नोलॉजी अपने समय से कई साल आगे थी। इस जहाज के अंदर एक विशाल मून पूल बनाया गया था। उसके भीतर छिपी थी एक ज्वाइंट मैकेनिकल क्लॉक जिसका नाम था क्लेमेंटिन। इस क्लॉक का काम था समुद्र की 16,000 फीट गहराई में जाकर K-129 को पकड़ना और उसे धीरे धीरे जहाज के अंदर खींच लेना, ताकि किसी सैटेलाइट या दुश्मन जहाज को कुछ पता ना चले। पूरे मिशन पर लगभग $800 मिलियन खर्च हुए और 5 साल की तैयारी के बाद आखिरकार वह दिन आ गया। 20 जून 1974 CIA अपने सबसे साहसी ऑपरेशन शुरू करती है। ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर पैसिफिक ओशन की ओर रवाना होता है। जहाज पर करीब 200 लोग सवार थे। ऊपर से देखने पर वे सब माइनिंग कंपनी के कर्मचारी लग रहे थे, लेकिन असल में उनमें CIA एजेंट्स, US नेवी स्पेशलिस्ट और इंजीनियर शामिल थे। 4 जुलाई 1974 को जहाज उस जगह पहुंच जाता है जहां समुद्र की 5 किलोमीटर गहराई में K-129 पड़ी थी। लेकिन तभी अचानक सोवियत यूनियन के 2 जहाज दिशा बदलकर सीधे ग्लोमर एक्सप्लोरर के पास आ जाते हैं। रेडियो पर आवाज गूंजती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। CIA एजेंट्स के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन तभी उनकी तैयारी की गई कवर स्टोरी काम आती है। जहाज का क्रू जवाब देता है कि Ocean mining tests. Deep ocean mining tests. What kind of vessel are you? A deep ocean mining vessel. How much time will you be here? We expect to finish testing in 2 to 3 weeks. देर निगरानी करने के बाद सोवियत जहाज वहां से चली जाती है और इसके साथ शुरू होती है असली ऑपरेशन। विशाल क्लो धीरे धीरे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में उतरने लगता है। हजारों फीट लंबे स्टील पाइप्स जोड़कर उसे नीचे भेजा जा रहा था। दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार क्लो 129 तक पहुंच जाता है और उसे अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ लेता है। अब सबमरीन को ऊपर खींचने का काम शुरू होता है। धीरे धीरे बेहद सावधानी से हजारों टन वजन को ऊपर लाया जा रहा था। तभी
पूरा जहाज एक भयानक झटके से कांप उठता है। विशाल क्रो के कुछ हिस्से प्रेशर और वजन सहन नहीं कर पाते हैं और टूटने लगते हैं। अचानक K-129 का लगभग 2/3 हिस्सा नीचे अंधेरी खाई में वापस गिर जाता है और उसी हिस्से में मौजूद थी सोवियत की सबसे कीमती न्यूक्लियर मिसाइलें। CIA के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। फिर भी जो हिस्सा बचा था उसे सावधानी से जहाज के अंदर खींच लिया गया। अमेरिका को सबमरीन का सिर्फ फॉरवर्ड सेक्शन मिला, लेकिन उसमें भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीजें थी। उन्हें 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडोज, कुछ क्रिप्टोग्राफिक मशीनें, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और सोवियत सोनार उपकरण मिले। के अलावा उन्हें 6 सोवियत नौसैनिक के शव भी मिले। CIA ने उन नौसैनिक को पूरे सैन्य सम्मान के साथ समुद्र में दफनाया और पूरे अंतिम संस्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन CIA अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह बाकी हिस्से को दोबारा निकालना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हावर्ड ह्यूजेस के ऑफिस से कुछ गुप्त दस्तावेज चोरी हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया को इस मिशन की सच्चाई पता चल जाती है। फिर 1975 में पत्रकार जैक एंडरसन ने नेशनल टीवी पर इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। दुनिया को पता चल गया कि ग्लोमर एक्सप्लोरर कोई माइनिंग जहाज नहीं थी, बल्कि सोवियत सबमरीन चुराने का CIA का गुप्त हथियार था। सुनकर सोवियत यूनियन आग बबूला हो गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका दोबारा इस इलाके में गया तो इसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और इसके साथ ही CIA को अपना दूसरा ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। जब पत्रकारों ने CIA से सवाल पूछा तो उन्होंने एक जवाब दिया जो आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में मशहूर है, वी कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई। यहीं से ग्लोमर रिस्पॉन्स शब्द पैदा हुआ। आज भी K-129 की असली मौत का रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि वह आखिर समुद्र में डूबी कैसे थी, लेकिन ये कहानी आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि कोल्ड वार सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी। यह जुनून, डर, जासूसी और सत्ता की एक ऐसी लड़ाई थी जहां इंसान समंदर की सबसे गहरी खाई तक उतर गया सिर्फ अपने दुश्मन के राज को चुराने के लिए।